जय हिंद साथियों। मैं राहुल गोयल ज्योतिषार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स के बारे में फटाफट से रिवीजन करेंगे ताकि वो आपके एग्जाम के अंदर बेनिफिट हो। तो हम लोग अपने पूरे पॉलिटी के सिलेबस को इन यूनिट के अंदर, इन सब टॉपिक के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, जहां पर हम लोग संविधान सभा से शुरू करते हुए और आयोग तक कंप्लीट करेंगे। इस पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग 3 लेक्चर में डिवाइड करेंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे संविधान सभा से। ये किसी भी एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। आपको, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी के सभी टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं। उसकी संख्या कम ज्यादा हो सकती है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज पहले टॉपिक से, जो है संविधान सभा। हम लोग तेजी से पढ़ेंगे ताकि आप कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा टॉपिक की रिवीजन कर सके, यानी जिसे कहते हैं लास्ट मिनट रिवीजन। तो शुरुआत करते हैं संविधान सभा से। संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग 1934 में मावनेंद्र नाथ रॉय के द्वारा की गई थी, जिसे हम लोग एम.एन. रॉय के नाम से जानते हैं। अगर राजनीतिक दल के बारे में पूछा जाए, व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो एम.एन. रॉय, लेकिन अगर हम राजनीतिक दल की बात करें तो सबसे पहला राजनीतिक दल स्वराज पार्टी था, जिन्होंने 3 मई 1934 को ही संविधान सभा की औपचारिक मांग को पेश किया। अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंदर जो अगस्त प्रस्ताव आया था, जिसे लॉर्ड लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं, उसमें पहली बार ब्रिटेन की सरकार ने हमारी संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। आगे चलकर 1942 के अंदर ट्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया और इसके अंदर पहली बार ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि हम एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन करेंगे। हालांकि ये सभी प्रस्ताव विफल रह गए। आखिरी के अंदर 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो एम.एन. रॉय, राजनीतिक दल का नाम पूछा जाए तो स्वराज दल। अगर ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो सबसे पहले मांग को स्वीकार किया गया था अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद ट्रिप्स प्रस्ताव और उसके बाद कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान सभा की मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया, तो 1935 में। हालांकि 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। आगे चलकर 1936 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, फैसपुर अधिवेशन। यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अर्थ और महत्व को बताया था। आगे चलकर 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन हुआ सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। यहां पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, अर्थात जनता प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों को चुने। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। प्रांतीय विधानसभाओं के विधायकों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुना गया था। फाइनली भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ। आगे बढ़ते हैं। कुछ दूसरी बातें, कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुई? 19 फरवरी 1946 को हुई। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट कब आई? 16 मई 1946 को। संविधान सभा के चुनाव कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कब हुए? जुलाई से अगस्त 1946। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य थे। इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटेन की सरकार के 3 बड़े कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल थे। कैबिनेट मिशन को मंत्रिमंडल मिशन भी कहते हैं। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों के नाम थे पेंथिक लॉरेंस, सर रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स, अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पेंथिक लॉरेंस। जब कैबिनेट मिशन भारत में आया उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवल, भारत सचिव थे पेंथिक लॉरेंस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रिचर्ड एटली और इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन की 4 प्रमुख सिफारिशें रही। पहला, ऑल इंडिया फेडरेशन, दूसरा अनडिवाइडेड इंडिया और तीसरा प्रोविंशियल ग्रुपिंग और चौथा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली।
ध्यान में रखिएगा कैबिनेट मिशन की इन चार सिफारिशों को। संविधान सभा ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम संसद, जिसे भारतीय विधान परिषद भी कहते हैं, उसका कार्य भी किया, क्योंकि जब देश स्वतंत्र हो गया तो भारत के लिए कानून बनाने की कोई संस्था नहीं थी, तो संविधान सभा को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई अंतरिम संसद की, और संविधान सभा ने यह काम किया 1947 से लेकर 1952 तक। जब संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करती थी, उस समय अंतरिम संसद के अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान का जो पूरा का पूरा कार्य है वो 11 सत्रों की 166 बैठकों में संपन्न हुआ। हालांकि संविधान सभा का एक विशेष सत्र और बुलाया गया था 24 जनवरी 1950, जो कि 12वां सत्र माना जाता है, जिसमें एक बैठक हुई थी। संविधान सभा का सबसे छोटा सेशन, मैं बैठक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेशन की बात कर रहा हूं, जो कि छठा सत्र था जिसमें एक बैठक हुई थी। सबसे बड़ा सत्र 9वां सत्र था जिसमें 38 बैठकें हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में सबसे पहले जेबी कृपलानी ने संबोधित किया था। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और फ्रैंक एंथोनी को संविधान सभा का अस्थायी उपाध्यक्ष चुना गया। इस पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 10 महिलाएं थी। हम पहली बैठक की बात कर रहे हैं, पहले सत्र की बात नहीं कर रहे। सेशन एक बड़ा होता है, बैठक उसके अंतर्गत एक दिन की बैठक होती है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 10 महिलाएं शामिल थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। यह दूसरी नहीं है, यह तीसरी है, क्योंकि पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 10 दिसंबर को, तीसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, पहले थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, दूसरे थे सर वीटी कृष्णामाचारी। ध्यान में रखिएगा, सामान्यतः किताबों में लिखा होता है कि संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 की बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और उपाध्यक्ष के रूप में हरेंद्र कुमार मुखर्जी को चुना गया। लेकिन हरेंद्र कुमार मुखर्जी का जो चुनाव है, जो चुना गया था, वो चुना गया था 25 जनवरी 1947 को, ना कि 11 दिसंबर 1946 को। और बीटी कृष्णामाचारी को चुना गया था 16 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की पांचवी बैठक, तीसरी बैठक नहीं, पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया, जो कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित था और वर्तमान में हमारी संविधान की प्रस्तावना के रूप में माना जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। संविधान सभा का 11वें सत्र की अंतिम बैठक, 11वें सत्र की अंतिम बैठक, यानी 11वें सत्र में टोटल 12 बैठकें हुई थी, उसमें 11वें सत्र की अंतिम बैठक का मतलब 12वीं बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई। इस बैठक में संविधान के अंतिम प्रारूप को पेश किया गया। इस प्रारूप पर 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें 8 महिलाएं थी। इसी दिन भारतीय संविधान के 15 अनुच्छेद 15 आर्टिकल को लागू कर दिया गया था। पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जो कि संविधान सभा की विशेष बैठक विशेष सत्र के अंतर्गत बुलाई गई थी। इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। तो संविधान सभा की 166 बैठकों में से संविधान निर्माण का कार्य 11 सत्रों की 166 बैठकों में हुआ। इन 166 बैठकों में से 114 बैठकों पर केवल संविधान के प्रारूप पर चर्चा हुई थी। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति का नाम है प्रारूप समिति, इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन भी कहते हैं, मसूदा समिति भी कहते हैं, जो कि 29 अगस्त 1947 को बनी थी। इसके अध्यक्ष का नाम था भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के अलावा इसमें 6 सदस्य और थे। और प्रारूप समिति की 141 बैठकें हुई थी। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव के द्वारा। बी.एन. राव कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार थे। बी.एन. राव ने पहले प्रारूप को दिया था प्रारूप समिति को। प्रारूप समिति ने उसे तैयार कर संविधान सभा में पेश किया था।
और उसके 3 वाचन हुए थे, जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा संविधान सभा की कुछ अन्य समितियां रही, जैसे संघ शक्ति समिति। इसमें टोटल सदस्य संख्या 9 थी। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, इसकी टोटल संख्या थी सदस्य संख्या 15। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय अपवर्जित सलाहकार समिति, यह भी एक महत्वपूर्ण समिति थी, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इसमें टोटल सदस्य संख्या 54 थी। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पटेल, सदस्य संख्या 25 थी। कार्य संचालन समिति, ये एक महत्वपूर्ण समिति थी। इसके अध्यक्ष का नाम था के.एम. मुंशी और 2 सदस्य थे, एन. गोपाला स्वामी अयंगर और विश्वनाथ दास। प्रारंभिक सत्र, पहली बैठक की बात नहीं हो रही है। पूरा जो संविधान निर्माण का कार्य 11 सत्रों में हुआ, उसमें जो पहला सत्र था, उसमें 296 में से 210 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय संविधान सभा में कभी भी साम्यवादी दल, समाजवादी दल, हिंदू महासभा, इनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। पहली बार देशी रियासतों ने संविधान सभा के तीसरे सत्र की पहली बैठक 28 अप्रैल 1947 को शामिल हुए, क्योंकि देशी रियासतों और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार करने का निर्णय लिया था और ये शामिल हुए तीसरे सत्र में। संविधान सभा के चौथे अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। आजादी के समय भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई, जिसमें 229 प्रांतों और कमिश्नरियों के पास थी और 70 देशी रियासतों के पास थी। 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की विशेष बैठक बुलाई गई थी, उस पे संविधान सभा की 3 प्रतियों पर, 3 जो संविधान सभा की प्रतियां थी, फोटोकॉपी थी, उस पर 3 प्रतियों पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की संख्या 33, पिछड़ी जनजातियों की संख्या 5 थी। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट जो कि संविधान सभा से पूछे जा सकते हैं, जैसे निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा को एक दलीय निकाय कहा कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहकर आलोचना की। विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को भारत में केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व कहकर संबोधित किया। तो ये सभी बातें संविधान सभा के अंदर जो हमने कुछ ही मिनटों के अंदर पढ़ी, ये आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकती है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो है हमारी संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना हम लोग हमेशा से स्कूलों में भी पढ़ते आए हैं कि हम भारत के लोग, यहां पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे यहां पर कुछ शब्दों का उल्लेख किया गया है जो एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है। पहला कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता में 5 प्रकार की बात की जाती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म। और समता में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और बंधुत्व में राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली और व्यक्ति की गरिमा। बंधुता कैसी? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली। इसके अलावा यहां पर 3 शब्द हैं, इसका क्रम याद रखिएगा। पहले अंगीकृत आता है, फिर अधिनियमित आता है और उसके बाद आत्मर्पित आता है। इन 3 शब्दों का सीक्वेंस याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर ये चीजें अमूमन ध्यान में रखनी है। अब आते हैं, सबसे पहले जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, जिसे मॉन्टेगेगू चम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, ये पहला अधिनियम था जिसमें प्रस्तावना को अंकित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया गया, यही आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के घोषणा पत्र से मिलती है। प्रस्तावना के शब्द, जैसे हम भारत के लोग, वैसे ही होता है हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, ये शब्द हमने अमेरिका से लिए हैं। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित, इन 3 शब्दों का सीक्वेंस याद रखेगा। और 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। हमारी प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो है 42वां संशोधन। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया।
केशवानंद भारती मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। बेरूबारी मामले के अंदर पहली बार बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन केशवानंद भारती मामले में कह दिया गया कि प्रस्तावना भी संविधान का एक भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है। प्रस्तावना का स्वरूप, उसकी नेचर कैसी है? अपरिवर्तनीय यानी अनइन्फोर्सेबल है। न्यायालय राज्य को इसे बाध्यकारी नहीं करवा सकता। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। संविधान सभा के बारे में एन ए पालकीवाला ने कहा कि संविधान सभा यानी जो हमारी प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का परिचय है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय किसने कहा? एन ए पालकीवाला ने। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा व कुंजी किसने कहा? तो ठाकुरदास भार्गव ने। दीर्घकालिक सपनों का विचार है हमारी प्रस्तावना, ये कहा गया सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। स्वप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है या फिर जन्म कुंडली है, ये प्रस्तावना के बारे में किसने कहा? के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने कहा। संविधान की प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, ये कहा गया था सर अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा। तो ये सब बातें हम लोगों को प्रस्तावना के रूप में ध्यान में रखनी है। हम इनको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल एक लास्ट रिवीजन जो आप एग्जाम देने से पहले कम से कम इन चीजों को एक बार पढ़ जाएं इसलिए कर रहे हैं। बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत की। हमारे संविधान को कहा जाता है कि भारत का संविधान उधार का संविधान है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रावधान अन्य देशों के संविधान से प्रभावित है। जैसे ब्रिटेन के संविधान से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया। संसदीय व्यवस्था के बारे में केवल एक पॉइंट याद रखिएगा कि संसदीय व्यवस्था उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय संविधान निर्माताओं के सामने एक चुनौती थी कि हम संसदीय व्यवस्था को अपनाएं या फिर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाएं। तब सवाल केवल इतना नहीं था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था स्थायित्व पर बल देती है, संसदीय व्यवस्था उत्तरदायित्व पर बल देती है, इन दोनों में से चुनाव करना था। तो संविधान निर्माताओं ने स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देते हुए संसदीय व्यवस्था को चुना और यही संसदीय व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। राजाध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाममात्र का महत्व ये हमने ब्रिटेन से लिया है। कानून बनाने की प्रक्रिया, एकल नागरिकता का प्रावधान, मंत्रिमंडल प्रणाली, रिट जारी करने की शक्ति, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद, 2 सदनों का होना, ये सारी की सारी विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित हैं। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का प्रावधान। अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये सारे प्रावधान अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और ज्वाइंट सिटिंग, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों को निलंबित किया जाना, रोका जाना। सोवियत संघ के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटी, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान के संविधान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ध्यान में रखिएगा, ये ब्रिटेन से नहीं है, जापान से है। भारत शासन अधिनियम से राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, शक्तियों का विभाजन। तो ये सारी बातें भारतीय संविधान के स्रोत के संदर्भ में जो जो प्रावधान हमने अलग अलग देशों के संविधानों से लिया है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं की। भारत का संविधान निर्मित है, लिखित है और व्यापक है। संविधान सभा ने इसे बनाया है, लिखित रूप में है और व्यापक है। इसमें न केवल केंद्र के बल्कि राज्यों के प्रावधानों का भी उल्लेख है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है क्योंकि भारत का संविधान या हमारे देश में सामान्य कानून और सर्वोच्च कानून में अंतर किया जाता है। अगर कोई भी सामान्य विधि संविधान का उल्लंघन करती है
तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। भारत का संविधान कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया यदि साधारण बहुमत से होती है तो वह लचीला है। यदि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया विशेष बहुमत या कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन से होती है तो वह कठोर है। भारत का संविधान संघात्मक है लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव है। संघात्मकता का मतलब कि हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन तो किया गया है लेकिन राज्यों की तुलना में केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। संसदीय व्यवस्था हमारे संविधान की मूल विशेषता है। स्वतंत्र व एकीकृत न्यायपालिका, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। एकीकृत करने का मतलब है कि उच्च न्यायालय के निर्णयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। संसदीय प्रभुसत्ता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। ब्रिटेन संसदीय प्रभुसत्ता पर आधारित है, अमेरिका न्यायिक सर्वोच्चता पर। हमने इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाया है। प्रभुत्व संपन्न, हम किसी विदेशी सत्ता के गुलाम नहीं हैं। हम देश के आंतरिक व बाह्य फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। समाजवादी, अर्थात समाजवादी शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं था, बाद में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज को केंद्र में रखकर कल्याण की बात कही जाती है। पंथनिरपेक्ष, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों को समान महत्व देते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत किस प्रकार का गणराज्य है तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक प्रकार का गणराज्य है। गणराज्य का मतलब कि राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो वंशानुगत ना होकर बल्कि चुना जाता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष तरीके से ही क्यों ना हो। फंडामेंटल राइट, टीपीएसपी और मूल कर्तव्य, ये हमारे सभी संविधान की विशेषताएं मानी जाती हैं। कई बार कोई सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है या नहीं। अब करते संविधान की संघात्मक विशेषताएं। संघात्मक विशेषताओं का मतलब कि जहां केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है, अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच में डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलता है। वह सरकार, केंद्र में अलग सरकार है, राज्यों में अपनी सरकारें हैं। लिखित संविधान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। डिवीजन ऑफ पावर है। 7वीं अनुसूची डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बताती है। संघ राज्य समवर्ती सूची, जिसमें बताया गया है कि संसद और विधानमंडल किन किन विषयों पर कानून बनाएंगे। संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। कठोर संविधान है। हालांकि भारत का संविधान कठोरता व लचीलेपन दोनों का मिश्रण है, लेकिन भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता कठोर संविधान को दिखाती है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, अर्थात भारत में न्यायपालिका को इस प्रकार से प्रावधान दिए गए हैं ताकि वह, क्योंकि न्यायपालिका को संविधान का और मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। द्विसदनीय विधायिका है, अर्थात संसद के 2 सदन होना, लोकसभा राज्यसभा। ये सारी विशेषताएं भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं मानी जाती हैं। इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट, भारतीय संघवाद विभेदीकरण का भी परिणाम है। इसका मतलब यह है कि पहले एक संघ बना, उसके बाद उसे राज्यों में तब्दील किया गया। एकीकरण का परिणाम नहीं है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां राज्यों के बीच समझौते से संघ बना है। भारतीय संविधान या भारतीय संघ एकीकरण का नहीं बल्कि विभेदीकरण का परिणाम है। बाद में राज्यों को बांटा गया, यानी राज्यों में विभाजित हो गया। हमारे संविधान में फेडरेशन शब्द नहीं है बल्कि आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द का उपयोग है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और इंग्लिश में कहा जाता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ध्यान में रखिएगा कि जब इंग्लिश में लिखा जाता है तब लिखा जाता है पहले इंडिया फिर भारत, और जब हिंदी में लिखा जाता है तो पहले लिखा जाता है भारत और उसके बाद इंडिया। भारतीय संघ अविभाज्य स्वरूप का है, अर्थात इसका मतलब कि भारतीय संघ अविभाज्य है, अर्थात भारतीय संघ से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। अविभाजित संघ है। कोई भी राज्य अगर चाहे तो भारत से अलग होने का अधिकार नहीं रखता। भारतीय संघवाद कनाडा के संविधान से प्रेरित है, अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है, लेकिन राज्यों की तुलना में केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, यानी सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा किसने दी? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान को सहमति वाला संघ किसने कहा? तो मॉरिस जोन्स ने कहा। भारतीय संविधान को केंद्र उन्मुख प्रवृत्ति युक्त संघ किसकी संज्ञा किसने दी? तो आइवर जेनिंग्स ने दी।
आजकल ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं पर। पहला, राज्यों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर है, अर्थात नए राज्यों का निर्माण करना, एक राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन करना, ऐसा करने का अधिकार केंद्र को है, अर्थात संसद को है। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन में संघात्मक ढांचा एकात्मक रूप धारण कर लेता है और सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, राज्य सूची की तुलना में संघ सूची में ज्यादा विषय हैं। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद होने पर केंद्र के कानून को प्रमुखता दी जाती है और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। राज्य सूची के विषयों पर केंद्र को कानून बनाने की शक्ति। सामान्यतः संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बनाती, लेकिन आपातकाल में या फिर आर्टिकल 249 या 252 या 253 के तहत संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। राज्यपाल के संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल को हटाना, यह सब केंद्र सरकार के दायरे में आता है। वित्तीय स्थिति, वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के बीच में करों को विभाजित किया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिश सलाहकारी होती है, केंद्र उन्हें मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि वित्तीय स्थिति राज्यों की कमजोर है। लचीला संविधान, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है और संसद बहुत सारे प्रावधानों को सिंपल मेजॉरिटी से संशोधित कर सकती है। एकहरी नागरिकता, अर्थात भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, भारत में राज्य की नागरिकता नहीं पाई जाती। एकल संविधान, राज्यों का कोई संविधान नहीं है, केवल और केवल भारत का संविधान है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय, लेकिन सबसे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट माना जाता है और हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका पाई जाती है। एकीकृत न्यायपालिका भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, भारत में अलग अलग राज्यों की राज्यसभा में सीटों में अंतर देखा जाता है, अर्थात असमान प्रतिनिधित्व है, जो कि जनसंख्या के आधार पर बांटी गई हैं, जो कि एकीकृत या एकात्मक संविधान की विशेषता मानी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं और सीनेट की 2 सीटें हैं, प्रत्येक राज्य को 2 सीट दी गई हैं, अर्थात अमेरिका के अंदर समान प्रतिनिधित्व पाया जाता है, लेकिन यह एकात्मक विशेषता है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्र और राज्य दोनों के यहां काम करती है, इन पर नियंत्रण दोनों का होता है। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करता है। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन संसद के द्वारा होता है, हालांकि प्रस्ताव राज्यसभा ही ला सकती है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, और ये भी एक प्रकार से भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता मानी जाती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं और भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता। अब बात करेंगे संविधान के भाग, अनुसूची, इनसे भी एग्जाम में सवाल आते हैं। हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं, 22 के बाद हमने कभी भी 23वां नंबर नहीं जोड़ा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे संविधान में भाग 7 होता था, उसको 7वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। हमारे संविधान में एकमात्र भाग 7 है, जिसके सामने लिखा हुआ होता है निरसित, यानी हटा दिया गया है। भाग 4 क और 14 क को हमने 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा, भाग 9 को हमने 73वें संशोधन के द्वारा, भाग 9 क को हमने 74वें संशोधन के द्वारा और भाग 9 ख को हमने 97th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक उल्लेख किया गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता के बारे में बताता है, आर्टिकल 5 से 11। भाग 3 फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है, 12 से 35। भाग 4 डीपीएसपी के बारे में, आर्टिकल 36 से 51। भाग 4 क जो कि 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, मूल कर्तव्य 51 क। भाग 5 यूनियन के बारे में बताता है, हमारे संविधान में संघ शब्द का उपयोग होता है केंद्र की जगह, तो संघ संबंधी प्रावधान भाग 5 में दिए गए हैं, आर्टिकल 52 से 151 तक। भाग 5 को 5 चैप्टर में बांटा गया है, कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, संघ की न्यायपालिका और सीएजी। ध्यान में रखिएगा कि भाग 5 को 5 चैप्टर में बांटा गया है। और यहां पर आर्टिकल 123 को ध्यान में रखिएगा, जिसके सामने लिखा हुआ है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। कई बार एग्जाम में सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है,
चारों शक्तियां आपको राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां लगती हैं, चारों हैं, लेकिन उसमें से एक का चुनाव करना हो तो आर्टिकल 123 यानी राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की सबसे प्रमुख विधायी शक्ति मानी जाती है। भाग 6 राज्य के बारे में बताता है, जिसमें आर्टिकल 152 से 237 तक दिए गए हैं। इस भाग 6 को भी 6 अध्यायों में बांटा गया है। साधारण, कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्ति यानी राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213, राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। भाग 7 जो कि पहले मूल संविधान में होता था, 7वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। भाग 8 में है यूनियन टेरिटरी, भाग 9 में है पंचायतें, भाग 9 क में नगरपालिकाएं, भाग 9 ख में सहकारी समिति, भाग 9 73वें संशोधन, भाग 9 ख 74वें संशोधन, भाग 9 क 74वें, भाग 9 ख 97th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। भाग 10 अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताता है। भाग 11 सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बताता है, जिसमें 2 चैप्टर हैं, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। भाग 12 वित्तीय संबंधों के बारे में बताता है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। इसे भी 4 चैप्टर के अंतर्गत बांटा गया है। 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य समागम स्वतंत्रता की बात करता है, आर्टिकल 301 से 307। भाग 14 का टाइटल है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, 308 से 323। भाग 14 को 2 चैप्टर में बांटा जाता है, सेवाएं यानी अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, राज्य सेवाएं, और चैप्टर नंबर 2 लोक सेवा आयोग, 315 से 323। भाग 14 का अधिकरण ट्राइब्यूनल के बारे में बताता है, इसे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इस पार्ट को जोड़ा गया। इसमें 2 आर्टिकल हैं, 323A और 323B। भाग 15 इलेक्शन के बारे में बताता है, 324 से लेकर 329 तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जैसे आंग्ल भारतीय, पिछड़े वर्ग, SC ST के बारे में 330 से 342A तक। भाग 17 राजभाषा के बारे में बताता है, जिसे 4 चैप्टर में बांटा गया है। भाग 18 आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बताता है, 352 से 360। तो इस तरीके से ध्यान में रखिएगा, हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं। किस भाग में किस भाग को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों की। अनुसूचियों को जगह संविधान के बिल्कुल अंत में दी जाती है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं। 9वीं अनुसूची पहले संशोधन के द्वारा, 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन के द्वारा, 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन के द्वारा और 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। पहली अनुसूची में क्या है, भारत के राज्यों के नाम और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम बताए गए हैं। अनुसूची 2 में, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का उल्लेख है, कौन कौन से, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और CAG। यानी हमारे संविधान की दूसरी अनुसूची वेतन भत्तों के बारे में बताती है, और किनके वेतन भत्तों के बारे में, तो इनके बारे में। तीसरी अनुसूची शपथ के प्रारूप के बारे में बताती है, और उसमें किसकी शपथ है, संघ और राज्यों के मंत्री, संसद और राज्य विधानमंडल का जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनकी, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की यानी सांसदों और विधायकों की, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की और CAG की। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बताती है कि किस राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी। उत्तर प्रदेश में 31 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं, पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 हैं। तो ये क्रम यहां पर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बताती है, और 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, और उन अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कर सकता है। ध्यान में रखिएगा, अगर कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र नहीं भी है लेकिन वहां पर जनजातियों की बहुलता है, तो राष्ट्रपति वहां पर भी जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कर सकता है। 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताती है। भारतीय संविधान में 4 राज्यों को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वर्तमान में लद्दाख को 6ठी अनुसूची में जोड़ने को लेकर काफी विवाद है। तो 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताती है। इसमें 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासित जिलों का गठन किया जाता है, जिसका गठन करने का अधिकार राज्यपाल को होता है, और प्रत्येक स्वशासित जिले में एक जिला परिषद होती है।
अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा जो यहां पर मेंशन नहीं है कि ये जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं इस पर संसद और राज्य का विधानमंडल का कानून एज इट इज लागू नहीं होता। अगर वो असम का मामला हो, असम में संसद का कानून हो या राज्य विधानमंडल का कानून हो, दोनों ही कानूनों को असम के जनजातीय क्षेत्रों में लागू करना है, नहीं करना है, कैसे लागू करना है, असम का राज्यपाल निर्णय करता है। जबकि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के मामले में संसद के कानून के मामले में राष्ट्रपति और इन राज्य विधानमंडलों के कानूनों के मामले में इस राज्यों के राज्यपाल तय करते हैं कि कानूनों को किन संशोधनों के साथ लागू करना है। सातवीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बताती है। और सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख है, केवल यही है। लेकिन यह नहीं बताया गया कि सातवीं अनुसूची में कि संघ सूची पर संसद कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल और समवर्ती सूची पर दोनों। यह आर्टिकल 246 बताता है कि संघ सूची पर कौन कानून बनाता है, संसद, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल, समवर्ती पर दोनों। आठवीं अनुसूची भाषाओं से जुड़ी है। मूल संविधान में आठवीं अनुसूची में केवल 14 ही भाषाओं को जगह थी, वर्तमान में आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। आठवीं अनुसूची में 3 बार संशोधन हुए, 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी, 71वें संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 92वें संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। और वर्तमान में आठवीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है। नौवीं अनुसूची को पहले संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसके लिए आर्टिकल 31B को जोड़ा गया। नौवीं अनुसूची में इसलिए जोड़ा गया था ताकि सरकार के द्वारा जो भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनसे न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त की जा सके। आप सभी जानते होंगे कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। तो पहले जब सरकार किसी की भूमि का अधिग्रहण करती थी तो व्यक्ति न्यायालय में जाता था और मूल अधिकारों के कारण न्यायालय को संपत्ति के अधिकार की रक्षा करना बाध्यकारी होता था। तो सरकार ने नौवीं अनुसूची बनाई और उन सभी भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रमों को उस सूची में डाल दिया, नौवीं अनुसूची में, और उसके बाहर लिख दिया कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, इसलिए नौवीं अनुसूची बनाई गई थी। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हम नौवीं अनुसूची का जुडिशियल रिव्यू करेंगे। 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी मामले नौवीं अनुसूची में डाले गए हैं उनका हम लोग जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। यानी ध्यान रखिएगा कि जब ये जोड़ी गई थी तब इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, जो मामले 9 शेड्यूल में डाले जाते थे। लेकिन वर्तमान में नौवीं अनुसूची में डाले गए मामलों का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। दल बदल का मतलब चुनाव जीतने के बाद दल बदल के संबंध में लागू होने वाले कानून। 10वीं अनुसूची में संशोधन हुआ था वापस से 91st अमेंडमेंट के द्वारा और इसका नाम बदल कर किया गया दल बदल निरोधक कानून। और वर्तमान में दल बदल की जो मैक्सिमम सीमा है वो 2/3 है। दल बदल के मामले पर जो निर्णय करता है वो सदन का अध्यक्ष करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोहिलितो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में कहा कि जो लोकसभा या विधानसभा का अध्यक्ष है उसका निर्णय अंतिम नहीं होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 243G बताता है कि इन 11वीं अनुसूची के 29 विषयों पर कौन से विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल किस पंचायत को देगी, ग्राम पंचायत को, मध्यवर्ती पंचायत को या जिला पंचायत को। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषयों का उल्लेख है, जिसमें प्रमुख विषय इस प्रकार है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पुस्तकालय। इन सभी 29 विषयों में से प्रमुख विषय 11वीं अनुसूची के इस प्रकार है। 12वीं अनुसूची को 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसका संबंध आर्टिकल 243W से है। इसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्यों, 18 विषयों का उल्लेख है जिस पर कानून नगर पालिका बना सकती है अकॉर्डिंग टू स्टेट लेजिस्लेचर। इन 18 विषयों में से कुछ प्रमुख विषय जैसे आर्थिक व सामाजिक विकास की योजना, जन्म मरण सांख्यिकी और लोक स्वास्थ्य शामिल है। चलो अब हम शुरू करते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के बारे में ध्यान में रखिएगा कि संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है?
आर्टिकल 368 में लिखा है कि संविधान संशोधन का मतलब होता है कुछ जोड़ना, कुछ हटाना या कुछ परिवर्तित करना। एडिशन, वेरिएशन और रिपील यानी परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन। जैसे हमने आर्टिकल 21A को जोड़ा तो यह भी संशोधन था। हमने संपत्ति के अधिकार को हटाया, यह भी संशोधन था। हमने आर्टिकल 45 की भाषा को बदला तो यह भी संशोधन था। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है एडिशन, वेरिएशन और रिपील। भारतीय संविधान किस प्रकार की संशोधन प्रक्रिया है? कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। संविधान में संशोधन अगर साधारण बहुमत से होता है तो वो लचीला है, अगर विशेष बहुमत से होता है तो कठोर है। हमारे संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन के बारे में बताता है और भाग 20 में एक आर्टिकल है आर्टिकल 368, उसमें बताया गया संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, यानी संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है, यह बताया गया है। मूल संविधान में आर्टिकल 368 में केवल 2 प्रावधान थे, 368(1), 368(2। वर्तमान में 3 प्रावधान है। 368(1) में बताया गया है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, 368(2) में प्रक्रिया बताई गई है और 368(3) में स्पष्टीकरण दिया गया है कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता। संविधान में संशोधन करने के 3 प्रकार होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के समर्थन से। संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है। संविधान संशोधन संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है, इधर लोकसभा और राज्यसभा। इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए क्योंकि इस पर ज्वाइंट बैठक नहीं होती है। यदि कोई भी प्रस्ताव संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, यानी संविधान में कोई ऐसा संशोधन हो रहा है जो न केवल केंद्र सरकार को प्रभावित करता है बल्कि राज्यों को भी प्रभावित करता है, तो ऐसे संशोधन को संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास करने के बाद भारत के कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों से सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाना होता है। और आखिरी में संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्यकारी है। संविधान संशोधन बिल को राष्ट्रपति ना तो अस्वीकार कर सकता है ना ही पुनर्विचार, वह केवल स्वीकार करेगा क्योंकि ऐसा प्रावधान 24th अमेंडमेंट 1971 के द्वारा जोड़ा गया। अब तक आर्टिकल 368, इस 368 आर्टिकल में 4 बार संशोधन हो चुके हैं, 7वां, 24वां, 42वां और 101। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 368 या संविधान संशोधन के अंदर 4 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, 7वां संशोधन, 24वां, 42वां और 101। अब ये कौन से प्रावधान हैं जहां पर संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से पास करवाना पड़ता है और आधे राज्यों के विधानमंडल में सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन या उसकी प्रक्रिया आर्टिकल 54 या 55 में अगर कोई भी संशोधन होगा तो संसद से तो होगा ही विशेष बहुमत से, उसे भारत के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के साधारण बहुमत से पास करवाना होगा। जीएसटी काउंसिल के अंदर यह नया जुड़ा है। केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्यों की कार्यकारी शक्ति के विस्तार के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के संबंध में यानी 4वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में कोई अमेंडमेंट होता है या फिर आर्टिकल 368 में कोई अमेंडमेंट होता है। ये सारे प्रावधान हैं जिन पर अगर किसी भी प्रकार का संशोधन संसद करना चाहती है, सरकार करना चाहती है, तो संसद के विशेष बहुमत से पास करने के साथ साथ इसे भारत की कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों के साधारण बहुमत से पास करवाना पड़ता है। बस यही है, इन्हें ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं प्रमुख संविधान संशोधन, जिससे सवाल आ जाता है कई बार। कुछ की बात करेंगे, मेन जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। जैसे पहला संविधान संशोधन, इसके द्वारा मूल अधिकारों में कुछ परिवर्तन हुए। जैसे आर्टिकल 15 के अंदर 15(4) को जोड़ा गया। आर्टिकल 19 में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 नए युक्तियुक्त निबंधन लगाए गए। आर्टिकल 31 और 31B में नॉमिनी सूची के प्रावधान को जोड़ा गया और 31A में भूमि सुधार के संदर्भ में बात कही गई। 7वें संशोधन के द्वारा भी कुछ मेन परिवर्तन हुए, जैसे एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाना, राज्य विधान परिषद की संख्या मूल संविधान में 1/4 होती थी जिसे 1/3 किया गया, यानी विधानसभा का 1/4 नहीं, विधानसभा का 1/3 होगी। हाई कोर्ट में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन को यूनियन टेरिटरी तक बढ़ाना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट का प्रावधान करना, आर्टिकल 350
350A और 350B को जोड़ना, यानी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, यानी आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 350A और 350B ये दोनों आर्टिकल 7वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। 15वें संशोधन के द्वारा हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के प्रावधान को जोड़ा गया और हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति को विस्तारित किया गया। 25वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31C को जोड़ा गया। इस संशोधन में पहली बार यह कहा गया कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 39B और C को लागू किया जाता है तो वो उसे 14, 19 और 31 के दिए गए मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी। 26वें संशोधन के द्वारा जो देशी रियासतों के राजा होते थे उन्हें जो प्रीवी पर्स का प्रावधान था उसे समाप्त किया गया। 31वें संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। 35वें और 36वें संशोधन के द्वारा पहले में सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा और 36वें संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। 41वें संशोधन के द्वारा ये जो पीएससी होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इनके अध्यक्ष व सदस्यों की जो रिटायरमेंट एज है वो 60 से 62 की गई। मूल संविधान में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर की रिटायरमेंट एज 60 साल थी, इसे बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया 41वें संशोधन के द्वारा। 42वें संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संशोधन हुआ। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान में 2 नए भाग जोड़े गए, भाग 4 का मूल कर्तव्य और भाग 14 का अधिकरण। नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन हुआ, इसके अंदर 42वें संशोधन के द्वारा 3 नए आर्टिकल जोड़े गए, 39A, 43A और 48A, और 39 के अंदर एक सब क्लॉज जोड़ा गया, 39 ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लेटर के अंदर F। 7वीं अनुसूची में संशोधन हुआ, राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया जिसमें शिक्षा एक प्रमुख विषय रहा, और कुछ अन्य प्रावधान व अस्थायी संशोधन हुए, जैसे लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। इस प्रकार के कुछ अन्य परिवर्तन हुए। 42वें संशोधन के द्वारा यह भी कहा गया कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देगी वो उसके लिए बाध्यकारी होगी। ऐसे कुछ प्रावधान 42वें संशोधन के द्वारा हुए। 44th अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाया गया, और हटाने का मतलब है आर्टिकल 19 के अंदर 6 प्रावधान है। आर्टिकल 19(1) के अंदर 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, उसमें से एक स्वतंत्रता 19(1)(f) को और आर्टिकल 31 को हटाया गया, और हमारे संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 300A, और उसमें संपत्ति के अधिकार को रखा गया। संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है। इसके अलावा आर्टिकल 74 के अंदर चेंज हुआ, जिसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। आपातकालीन प्रावधानों में ढेरों परिवर्तन हुए, जैसे मंत्री 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश को अनिवार्य बनाना, राष्ट्रीय आपातकाल की पार्लियामेंट से जो अप्रूवल लेने की अवधि है उसे 2 माह से घटाकर 1 माह करना, साधारण बहुमत से बढ़ाकर विशेष बहुमत करना, 20 और 21 नहीं छीना जाएगा। इसके अलावा युद्ध व बाह्य आक्रमण में आर्टिकल 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाएंगी। राष्ट्रपति शासन की अवधि को अधिकतम 3 वर्ष किया गया। अगर 1 साल के बाद 6 महीने और बढ़ाना है तो 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इन बातों को आप लोग राष्ट्रपति की शक्तियों में पढ़ेंगे। 52वें संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 61वें संशोधन के द्वारा वोटिंग करने की एज को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 65वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 338 में 338 के अंदर कहा गया, मूल संविधान में आर्टिकल 338 में लिखा होता था कि अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा। 65वें संशोधन के द्वारा कहा गया कि एक आयोग होगा और उसका नाम होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग। 77th अमेंडमेंट के द्वारा 16(4)(a) जोड़ा गया, जिसमें SC/ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया। 81 अमेंडमेंट के द्वारा 16(4)(b) जोड़ा गया, जिसमें कैरी फॉरवर्ड रूल का नियम आया। 84th अमेंडमेंट के द्वारा यह कहा गया कि लोकसभा विधानसभा की सीटों को 2026 तक 1971 की जनगणना पर आधारित किया गया। 86 अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा आर्टिकल 20 बने। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ना और आर्टिकल 45 में चेंज करना।
पहले आर्टिकल 45 में लिखा होता था 6 साल से लेकर 14 वर्ष के बच्चे, अब इसमें किया गया 6 साल से कम आयु के बच्चों के बारे में। 87th अमेंडमेंट के द्वारा यह कहा गया कि लोकसभा विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा है वो 2001 की जनगणना पर आधारित होगा और 2026 तक वही रहेगा। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा में जो SC ST की सीटों का रिजर्वेशन है वो 1991 की जगह 2001 की जनगणना पर होगा। 89 अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 338 में चेंज हुआ, 338 क जोड़ा गया। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया। 91st अमेंडमेंट के द्वारा 10वीं अनुसूची में परिवर्तन हुआ, दल बदल की सीमा 1/3 से बढ़ाकर 2/3 की, और इसके साथ साथ मंत्री परिषद के कुल सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री परिषद की संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा की कुल संख्या का 15% होती है और राज्य मंत्री परिषद की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का मुख्यमंत्री को मिलाकर 15% होगी, लेकिन 12 से कम भी नहीं होगी। 93 अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया, जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी SC ST के रिजर्वेशन को किया गया। और ध्यान में रखिएगा इस बात को, हालांकि मैं फंडामेंटल राइट्स में बताऊंगा कि सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सब में रिजर्वेशन का प्रावधान है, लेकिन जो माइनॉरिटीज के एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं चाहे वो सरकारी ही क्यों ना हो, उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं होगा। 97th अमेंडमेंट के द्वारा सहकारी समितियों के बारे में यानी भाग 9 ख जोड़ा गया, 43B को जोड़ा गया, और इसके अलावा आर्टिकल 19 के अंदर लिखा होता था संगम व संघ बनाने का अधिकार, तो उसमें किया गया संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। 101वें संशोधन के द्वारा GST को जोड़ा गया। 102वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 338B को जोड़कर 338 ख को जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी गई। 103वें संशोधन के द्वारा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का प्रावधान आया, 15(6) और 16(6) जोड़ा गया। शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरियों में रिजर्वेशन की बात कही गई। 104वें संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने के प्रावधान को बंद कर दिया गया है, यानी अब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था, विधानसभा में जो एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करता था, अब वो आगे लागू नहीं होगा। और 105वें संशोधन के द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने अपने राज्य में ओबीसी की लिस्ट खुद बनाएगा, यानी ये राज्य की शक्ति है, क्योंकि 102वें संशोधन के द्वारा यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया था, जिसको लेकर महाराष्ट्र में खूब हल्ला हुआ। और आखिरी में 105th अमेंडमेंट के द्वारा यह कहा गया कि केंद्र सरकार में ओबीसी की लिस्ट राष्ट्रपति के द्वारा बनाई जाएगी, यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की, और राज्यों की लिस्ट राज्य सरकार खुद बनाएगी। तो यहां पर आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था संविधान सभा से, और यहां पर आज हम लोगों ने कंप्लीट किया संविधान संशोधन से। अगले लेक्चर में हम लोग मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्यों को करेंगे, और उसके बाद फिर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बहुत कम समय में एक अच्छी रिवीजन हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। थैंक यू।